हो गया डन। अब थोड़ा मैसूर के ऊपर नजर लगाओ और मैसूर के अड़ोस पड़ोस के लोगों को समझो कि मैसूर के पास है कौन। तो मैसूर के बगल में मराठे हैं, नीचे में त्रावणकोर है, बगल में हैदराबाद है ना, कर्नाटक है। और कर्नाटक का मामला तो हम लोगों ने निपटा दिया, देखा कि अंग्रेज कैसे उसके ऊपर अधिकार कर चुके हैं, यानी अंग्रेज है वहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर चले जाएं तो अंग्रेज जो उत्तर भारत में प्रवेश किए हैं, और कल युद्ध की कहानी जो किए थे हम लोग किस चीज़ की, बक्सर के युद्ध की। उसके बाद तो लगभग पूरा उत्तर भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अंडर हो गया था, है ना। तो यही अंग्रेज, जैसे अभी मैसूर में सीधा हम लोग, कौन व्यक्ति था वो, हैदर अली के पास नहीं पहुंचेंगे, पहले हम लोग इसकी भूमिका समझते हैं कि भूमिका क्या है ना। क्यों हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर ही क्यों हुआ, आंग्ल मराठा क्यों नहीं हुआ, आंग्ल हैदराबाद क्यों नहीं हो गया, तो इसको हम समझते हैं। तो जब का कहानी हम लोग करने वाले हैं, ये कहानी है 1761 के, है ना। हम लोग ये भी देखेंगे कैसे कैसे मैसूर बना भी है, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी चूंकि पिक्चर सामने है तो पिक्चर को समझते हैं। तो देखो ये जो मैसूर है इसके बगल में कर्नाटक है, और कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है मद्रास, और मद्रास में अंग्रेजों का अड्डा है, ठीक है। अंग्रेज अभी बंगाल पे भी कब्जा कर चुके हैं, ठीक है, बंगाल को तो अपने अंडर में ले चुके हैं। बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी राइट्स मिल गया था ना, हो कौन सी संधि, गजब। तो ये सारा मामला, यानी कि लगभग पूरा उत्तर भारत, मुगल, अवध और बंगाल, ये सब अंग्रेजों के कब्जे में हो चुके थे। अब अगली बारी किसी न किसी की थी, कर्नाटक भी हो चुका था, है ना। तो ये जो हैदराबाद के निजाम साहब थे, इनको कौन हैदराबाद की स्थापना किया था, चिनकलेश खान। तो इनका जो रवैया रहता था ना हमेशा से थोड़ा सा ढुलमुल किस्म का हुआ करता था ना। तो निजाम साहब कैसे थे, निजाम साहब ढुलमुल प्रवृत्ति के थे, ठीक है। ये जिसको मजबूत देखते थे, चुप रहा, जिसको मजबूत देखते थे उसी के तरफ ढुल जाते थे। तो इनकी नज़र में कभी अंग्रेज मजबूत दिखाई देते थे, है ना, तो जाके अंग्रेज को कहते थे कि साहब सलाम। और कभी मराठे मजबूत देखे तो मराठों को कहते थे सलाम, कभी अगर मैसूर मजबूत दिखा तो उसी को कहते थे सलाम। तो इस प्रवृत्ति का था हैदराबाद। लेकिन जब 64 का युद्ध हुआ, और 64 के युद्ध के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया बहुत मजबूत स्थिति में आई, अब इन लोगों को भय था कि अगला टारगेट, ये पूरा उत्तर भारत तो निपटा दिया अंग्रेजों ने, अब तो दक्षिण भारत में ही जो छोटा मोटा एरिया बचा है मद्रास को छोड़ करके, उन सारे इलाकों पे जरूर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र होगी। तो सब लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, है ना। जैसे मराठे हैं, हैदराबाद है, मैसूर है, मेनली 3 है। तो ये तीनों अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अब गणना, जैसे मैसूर का जो हैदर अली था, सब अपने अपने शासक अपना कैलकुलेशन कर रहे थे कि किसके ऊपर हमला कर सकते हैं अंग्रेज, ठीक है। तो कैलकुलेशन में दिखा ये कि मराठे इतने स्ट्रांग थे ना कि अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी मराठों के ऊपर ताकने की, है ना। इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को हमेशा मजबूत बनाइए, आप जितना स्ट्रांग रहिएगा आपके दुश्मन उतने ही कमजोर रहेंगे, ठीक है। तो मराठे इतने मजबूत थे कि अंग्रेजों का हिम्मत नहीं था कि वो जाकर के मराठों के ऊपर आक्रमण करे, तो मराठे सेफ, ठीक है। बचे निजाम साहब, तो निजाम साहब का आदत क्या था, जो मजबूत है हम ओकरे साथ हैं, है ना। तो ये क्या किया इन्होंने कि ये जो उत्तरी सरकार वाला इलाका है ना, बिना मतलब के, अंग्रेज ने कुछ किया भी नहीं था, अंग्रेजों को गए आ जा करके कहे कि चचा, गोरकन चचा सब है ले लो, जगह हुआ उत्तरी सरकार वाले ले न लो। अंग्रेज भी सोचे कि क्या कर रहे हो, काहे दे रहे हो, है ना। लेकिन ना लीजिए ना, हमारा आपका जो है ना संबंध बढ़िया है कि नहीं। तो ये जो उत्तरी सरकार वाला इलाका है, हैदराबाद के निजाम ने गिफ्ट कर दिया किसको, तो क्या सोचकर गिफ्ट किया है, ये सोचकर गिफ्ट किया है, नीमक के शरीयत दी है, नीमक खियावत हो, है ना, वफादार बने, हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कीजिए। यानी कि आक्रमण के भय के कारण उत्तरी सरकार मुफ्त में दे आए भाई साहब। तो ये भी कुछ अपने आप को सिक्योर समझने लगे कि चलो हम ठीक हैं, है कि नहीं, अंग्रेज हमारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे।
अब बचा कौन? मैसूर, है ना। तो मैसूर एक तो अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी मराठों से ही घिरा हुआ था, है ना। और मराठों को क्या देते थे? टैक्स देते थे ये मैसूर वाले, है ना। मराठे इतने मजबूत थे कि चौथ लिया करते थे इससे, मैसूर से। मैसूर दो जगह टैक्स देते थे, एक तो मराठों को टैक्स चौथ के रूप में देते थे और दूसरा मुगल को भी टैक्स दिया करते थे, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था थी। अभी तो मैसूर के जो शासक थे उस समय, हैदर अली, इनका कैलकुलेशन बताया कि अब अंग्रेजों के लिस्ट में सबसे पहला नंबर तो मेरा ही। और कैसे नंबर है, इसके पीछे कारण है। अंग्रेज क्यों हमला करेंगे मैसूर के ऊपर? अंग्रेज तो व्यापारी थे ना, उनको क्या चाहिए? फायदा। और फायदा चाहिए तो मैसूर कुछ फायदा दे सकता था, उनको दे सकता था। मैसूर का जो इलाका है ना, ये बहुत बढ़िया कृषि योग्य भूमि था। यहाँ पे एग्रीकल्चर बढ़िया होता था, और जहाँ कृषि बढ़िया उस समय में, वहाँ पैसा कैसा होगा? बढ़िया होगा, प्रोस्पेरस होंगे लोग, है ना, समृद्धि अच्छी होगी। यहाँ व्यापार बहुत अच्छा था। व्यापार क्यों अच्छा था? क्योंकि इस मैसूर में एक पोर्ट था, पोर्ट यानी बंदरगाह था, जिसको माहे कहा जाता था, है ना। तो इनका अपना पर्सनल बंदरगाह था जिसका नाम था माहे, ठीक है। आज तो माहे केरल में पड़ता है ना, हाँ, लेकिन ये उस समय मैसूर का पार्ट हुआ करता है, तो बंदरगाह भी। और सबसे बड़ा बात कि मैसूर में थी चंदन की लकड़ी। मैं झुकेगा नहीं साल। चलिए, तो पुष्पा राज मूवी, पुष्पा द राइज ना, जो भी हो, तो वो मूवी किसके ऊपर बना था? चंदन तस्करी के ऊपर ही बना। तो देखिए, चंदन की लकड़ी के लिए फेमस था मैसूर, है ना। और अंग्रेज को क्या चाहिए था? चंदन का लकड़ी देता, पैसा हो। आज जो चंदन की लकड़ी की रखवाली कैसे होती है, आज के समय में बताते हैं। एक चंदन के पेड़ के ऊपर एक गार्ड लगा के रखा हुआ है, जाके ऐसे धैले रहता है, बबुआ भुलैया जौन। एक चंदन के पेड़ के ऊपर एक गार्ड, इतना महंगा होता है ये चंदन का लकड़ी, इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ था? मैसूर में। तो गिद्ध का नजर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और गिद्धवा कौन है? अंग्रेज। तो पूरा कारण बन रहा था कि अब अंग्रेज सीधा सीधा कहाँ पहुंचेंगे? मैसूर पहुंचेंगे, है ना। और हैदर अली इस बात को खूब बढ़िया से समझ रहा था कि हाई मजबूत है तो इसके ऊपर ना ताके के हिम्मत ना है करा, हाई गधा है ये तो केनहू ढूल जाता है, इधर पहले ही जाके चरण में गिरा हुआ है कि मालिक बस ध्यान रखिएगा, जे बुझाए से ले लीजिए, है कि नहीं। तो बचे कौन? मैसूर। और मैसूर में कौन बचे? हैदर अली से, ठीक है। तो ये मैसूर निकल करके अब हमारे सामने आया है, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक? ये सारा किताब में लिखा हुआ नहीं, ठीक। अब समझिएगा, अब ये मैसूर को ढूंढ के निकालते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी पढ़े हम लोग? ना पढ़े हैं? तुगलक वंश में एक शासक है जिसका नाम है मोहम्मद बिन, MBT के नाम से जानते हैं सब लोग, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई जाकर के दक्षिण में एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है विजयनगर साम्राज्य। और ये मैसूर भी विजयनगर का ही पार्ट है ना। अब ये देखिए, इतने देखिए, कलम बढ़िया ना है दीपक? विजयनगर किस स्थापना कब हुई? 1336 में। किसने किया है? हरिहर और बुक्का ने। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन। कौन सा वंश चल रहा था? तुगलक वंश। कि कौन सा काल चल रहा था? दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था। क्या बोलते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास में उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब ये विजयनगर आगे दो पार्ट में बटा, एक बना बहमनी, हाँ, और एक कहलाया विजयनगर। बहमनी जो था ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, ठीक है। कैसा था? और ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था।
सॉरी। तो अब ये बहमनी फिर टूटेगा और टूटने के बाद ये अलग 5 राज्यों में विघटित हो जाएगा, जिसमें अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बड़ार, ये सारे जो नाम हैं ये पूरे 5 हिस्सों में बट जाएगा। कौन? बहमनी। तो बहमनी आगे चल के 5 भागों में बट गया। अब जो एक युद्ध की कहानी करने वाले हैं हम लोग, जिसको कहते हैं राक्षसी तरंडी का युद्ध, है ना, या फिर तालीकोटा का युद्ध, है ना, ये कहीं नाम है। आपके सवाल में कोई भी नाम देकर के पूछ लेगा, ठीक है। तो राक्षसी तरंडी का युद्ध या फिर तालीकोटा के युद्ध की कहानी कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि ये जो बहमनी साम्राज्य जो आगे 5 राज्यों में बटा हुआ था, इसके 4 राज्य मिलकर के योजना बनाते हैं विजयनगर पर आक्रमण करने के लिए। और यही जो आक्रमण होता है इसी को कहते हैं हम लोग तालीकोटा का युद्ध। कब हुआ था, समय बता दीजिए। 1565, ठीक। तो 1565 में ये बहमनी के जो 4 राज्य थे, ये चारों मिल करके किस पे आक्रमण करते हैं? विजयनगर पर। जीत होती है इनकी और हार होती है विजयनगर की। और विजयनगर की जब हार होती है तो विजयनगर विखंडित होता है, टूटता है, और टूटने के बाद इसी विजयनगर से एक राज्य बनकर निकलता है जिसका नाम होता है मैसूर। मैसूर पैदा हुआ, है ना। सोहर गावो अवल लोग ना, नहीं आता है। तो मैसूर राज्य की उत्पत्ति होती है अब, ठीक है। किस युद्ध के बाद? राक्षसी, आप जहां किताब में लिखा होगा तालीकोटा का युद्ध, वहां ब्रैकेट में लिख लीजिए राक्षसी तरंडी का युद्ध। राक्षसी राक्षसी तरंडी का युद्ध, कहीं राक्षसी तांडी भी लिखा रहेगा तो उससे कंफ्यूज नहीं। ठीक है, हो गया। यानी मैसूर की उत्पत्ति कब हुई है? राक्षसी तरंडी के युद्ध के बाद, यानी 1565 में जो युद्ध हुआ है उसके बाद। और ये समझ लो कि अगर कहीं भी आपको फंसाने का कोशिश करेगा आयोग, बोर्ड, तो इन्हीं सारे सेक्शन से सवाल उठा करके डालेगा। दूसरा ये समझ लो कि आप इतिहास में गांधी युग बार बार पढ़ लीजिएगा कि गांधी जी कब खलथिन, कब अलथिन, कब का कलथिन, कब गोली लगलथिन, कब धोती पहनलथिन, कब 3 पीस पहनलथिन, कब 2 पीस पहनलथिन। ये सब बहुत आसान है, ठीक है, और इसको बार बार पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। लेकिन ये ऐसा सेक्शन है कि एक बार अगर नहीं ठीक से इसको जानिएगा, पढ़िएगा, तो दोबारा पलटने का तो हिम्मत नहीं करेगा, है कि नहीं। उस सेक्शन को ऐसे ही देखते कहिएगा कि हेकरा हाथना से नहीं हो पड़ेला है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्स टफ होते जा रहे हैं वैसे समझ लीजिए, और कट ऑफ भी ऊपर जाते जा रहा है। अभी CDPO का रिजल्ट आया है, उसमें कट ऑफ 105 गया है, ठीक है, 150 में 105। तो तैयारी चेक करते चलो, एग्जाम आसान नहीं होने वाला है, एग्जाम बहुत टफ होने वाला है। खैर, तो मैसूर राज्य की उत्पत्ति हो गई भैया, मैसूर राज्य मिल गया आपको। अब इसी मैसूर राज्य में एक साधारण से परिवार में जन्मा है एक व्यक्ति जिसका नाम है हैदर अली। हमने लिखा अपने किताब में 721, आप कोई और किताब पढ़िएगा तो 722 भी लिखा हुआ मिलेगा, सॉरी 1700। तो 1721 या 1722 में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम होता है हैदर। हैदर अली का क्वालिफिकेशन अंगूठा छाप का है नहीं। तो हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन बहुत बुद्धिजीवी था। बुद्धिजीवी का पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं होता है, नहीं तो अपने आप को देखो, कम से कम इंटर पास तो हो ही हो। आता नहीं, अपने बाबूजी और माई को देख लेना, तुरंत डिमांड जाके रख दोगे कि माई 100 रुपया दे दी है, तो माई को 9 रुपया छापे का मशीन धले ही हो, है ना। ब्राइंड है उसके पास, ब्राइंड है कि नहीं, जो आपके पास नहीं। तो ये मैं समझना कि जब माई बनेंगे तो ये ब्राइंड होगा का ये ना होता है ना। चलिए, तो बंदा अनपढ़ तो था
लेकिन इसके पास बुद्धि बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति था। ये जब 6 साल का हुआ तो इसके पिताजी गुजर गए, है ना। तो 22 अच्छा तो 1728 में इसके पिताजी की मृत्यु हो जाती। मृत्यु होने के बाद होता क्या है कि जब ये बड़ा होता है तो ये मैसूर राज्य के सेना में शामिल हो जाता है। सेना में शामिल होता है, एक साधारण परिवार का लड़का है, सेना में शामिल हुआ है। और सेना में शामिल हुआ है तो सेना में अपना परफॉर्मेंस बढ़िया होने के कारण, क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो पिताजी की मृत्यु हुई। लालेलाल सुनो, पिताजी की मृत्यु हो गई, और जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो आगे चल करके ये क्या क्या मैसूर की सेना में शामिल हो गए, भर्ती हुआ, एक सिपाही के रूप में भर्ती हुआ। लेकिन ये अपने पराक्रम के और कुशाग्र बुद्धि के बल पे ये क्या किया, एक डिंडीगुल नाम का जगह है मैसूर में। कौन सा जगह? डिंडीगुल। ये पूरा डिंडीगुल के क्षेत्र का इसको हेड बना दिया गया, इतना ये तेज था बनता, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में पढ़िएगा तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कौन था उस समय शासक, ठीक है। और जो शासक था उसके खिलाफ इसने ही षड्यंत्र कर दिया, किसने? हैदर अली ने। और षड्यंत्र करके उस शासक को, उस शासक से युद्ध कर लिया, युद्ध करके उसको हटा दिया और खुद बन गया मैसूर का शासक। समय है 1761। 1761 में हैदर अली गद्दी पे बैठता है मैसूर का। और बहुत सारे साधारण किताबों में पढ़िएगा तो सीधा लिखा रहेगा कि मैसूर की स्थापना ही 1761 में हुई है, जबकि ये सही बात नहीं, ठीक। तो 1761 में मैसूर का राजा कौन बना है? हैदर अली बना है। अब यहाँ से हमारी कहानी मैसूर की शुरू होगी। तो हैदर अली साहब 1761 में बने हैं मैसूर के शासक। 1761 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए इंपॉर्टेंट डेट है कि 1761 में दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति कौन थे? मराठे। उनके साथ कौन सा युद्ध हुआ है? पानीपत का तीसरा युद्ध। और उस तीसरे युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? मराठे हार ही नहीं गए थे, बल्कि पूरी तरह से टूट गए थे, बर्बाद हो गए थे, काम खत्म हो गया था उनका। और ये मैसूर किसको चौथ देता था? क्या इसका कोई फायदा मैसूर को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जब आपका दुश्मन कमजोर होगा तो आपको फायदा मिलेगा ना मिलेगा? मिलेगा ही, है कि नहीं? तो कहा जाता है कि किस्मत साथ दिया किसको? हैदर अली। और हैदर अली को जब किस्मत ने साथ दिया तो हैदर अली ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। और विस्तार किया तो धीरे धीरे ये मजबूत होना शुरू हुआ। अंग्रेजों से, और मराठे तो बेचारे बिल्कुल बर्बादी हो गए थे पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद, तो उसके बाद मराठों से भी ये धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो गए। लेकिन मराठों का जब कहानी किया हम लोगों ने तो 1761 के बाद फिर देखा है कि मराठे बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े थे, है कि नहीं? तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा इनका, लेकिन फिर भी तो मैसूर यानी कि हैदर अली ने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया, अपनी सेना का गठन करना शुरू कर दिया, सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया। ये मैसूर ऐसा जगह है ना, और यह मैसूर जब हैदर अली का बात करें या टीपू सुल्तान का बात करें तो इन दोनों के बाप बेटा के बारे में जानो कि इन दोनों का संबंध फ्रांसीसियों से बहुत बढ़िया था, है ना। फ्रांसीसियों से इनका बहुत बढ़िया बनता था। और क्यों ना बनेगा हो? अंग्रेज दुश्मन है किसके? फ्रांसीसियों के दुश्मन है कि नहीं है? और मैसूर को भी खतरा किससे है? तो कैसे कहा जाए कि दोस्त का दोस्त दुश्मन, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। तो वही था, मैसूर का दुश्मन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी, और फ्रांस भी का भी दुश्मन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन दोनों का दुश्मन एक था, तो ये दोनों गलबाहें करके एक साथ हो लिए थे। तो मैसूर का बहुत अच्छा दोस्त था फ्रांस, और इसका बहुत बड़ा फायदा हैदर अली को भी मिलेगा और टीपू सुल्तान को भी मिलेगा, ठीक है। हैदर अली साहब इसी डिंडीगुल में, हैदर अली को इस बात का जब अंदेशा हो गया था कि अगला आक्रमण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेरे ऊपर ही होना है, वो चाहे जैसे हो, तो डिंडीगुल वाले जगह में ही इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था, है ना। अस्त्र शस्त्र मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले। अब कल के जब वो भाला ना
शेर के शिकार करे चल लाठी लेके न हो आओ छियातर बहुत दू फाटा के दिमाग से मौका दे वो लाठी चलावे के हो वहाँ तलवारों काम नहीं हुआ क्या कि शेर खा तो आप है नहीं कि एक बार में शेर के गर्दन काट दीजिएगा, है कि नहीं। तो जैसी आवश्यकता वैसी तैयारी होनी चाहिए। तो इसने क्या किया कि डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया और अत्याधुनिक सेना तैयार करना शुरू कर दिया। इसमें फ्रांसीसियों ने मदद किया क्या इनको? हाँ, मदद किया। अरे ये मैसूर वाले जो लोग थे, ये हैदर अली थे, ये कहाँ के थे? भारत के थे। इनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पता था? नहीं पता था। ये तो यूरोपीय थे जिनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पता था। और यूरोपियों में कौन थे? अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, और भी लोग थे। तो फ्रांसीसियों के साथ इनका संबंध बढ़िया था। तो फ्रांसीसियों से साठगांठ करके इन्होंने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक समझ में आ रहा है? शस्त्रागार में अस्त्र शस्त्र जो बनने शुरू हुए, जो आधुनिक सेना तैयार होने लगी, उसके वो मेनली किसके लिए हो रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, है ना। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हो रहा था तो जरूर आज न कल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भिड़ेगी मैसूर के साथ, क्योंकि उसको भी इस चीज़ का लालच है कि नहीं। तो इसी का परिणाम होगा कि हम लोग देखेंगे अगले 4 युद्ध। कितने युद्ध? 4 युद्ध, है ना, जिसको हम लोग कहेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो इन चारों युद्धों की कहानी अब हम लोग शुरू करते हैं।